बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर इरफान अहमद। आज हम फर्स्ट ईयर बुक 1 का 7वां लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, द यूज़ ऑफ फोर्स। सबसे पहले हम इसके टाइटल को कार्लोस विलियम का लिखा हुआ ये लेसन है। सबसे पहले हम इसके टाइटल को देख लेते हैं। इसके टाइटल में जो है वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक नाउन फ्रेज़ जो है वो मिलती है। अब ये हम हर लेसन में डिस्कस कर रहे हैं कि एक नाउन फ्रेज़ है या एक पूरा सेंटेंस है या सिर्फ नाउन लिखा हुआ है। अब इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सारी एक नाउन फ्रेज़ है? अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमने मेन वर्ड देखना होता है किसी में से कि वो मेन वर्ड कौन सा है। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें से हमारे पास ये वाला जो है वो क्या है, वो मेन वर्ड है। हमें कैसे पता चला? हमें पता चल रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ क्या लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन जो है वो किसी मेन होने की निशान नहीं होती, बल्कि वो उसका सबऑर्डिनेट होने की एक निशानदेही है। लिहाजा ये हमारे पास मेन वर्ड, अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ तो द यूज़ हमारे पास एक अकेला रह जाएगा, जो कि हमें सही मायने जो है वो कन्वे कर रहा है। अगर मैं यहाँ से द यूज़ को हटा देता हूँ तो आप फोर्स हमें कोई क्लियर मीनिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये क्या है, ये एक मेन वर्ड है और ये इसकी पोजेशन में आ रहा है, ये उसकी मलकियत में आ रहा है। अब अगर हम इसकी मलकियत को देख लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये नाउन फ्रेज़ है। अब इस नाउन फ्रेज़ को जब हम मज़ीद हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने से क्या होगा, हमें एक ये नाउन और उसके साथ ये एक डिटरमाइनर, ये हमें एक और यहाँ पर मिल गई नाउन फ्रेज़ मिल गई। अब इस नाउन फ्रेज़ को हम मज़ीद तोड़ते हैं तो यहाँ एक हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइनर लिखा हुआ है। अब इधर इसके साथ इसी नाउन फ्रेज़ के अंदर क्या है, एक और नाउन है। और फिर उसके बाद ये आ गई हमारे पास एक फ्रेज़, और ये किससे स्टार्ट हो रही है, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है। अगर हम इसको कहें तो हम किसी भी वर्ड को दो फॉर्म के ऊपर परखते हैं। पहली फॉर्म हमारे पास उसकी बेस फॉर्म होती है, दूसरी फॉर्म जो हमारे पास होती है वो हम देखते हैं उसके फंक्शन के हवाले से। तो यहाँ पर इसकी बेस फॉर्म क्या है, प्रेपोजिशन फ्रेज़, लेकिन हम इसको प्रेपोजिशन फ्रेज़ कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसके फंक्शन के तौर पर तस्वर करेंगे। तो चूँकि ये एक नाउन था, ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, तो ये काम करेगी एडजेक्टिव फ्रेज़ का, क्योंकि कोई भी प्रेपोजिशन फ्रेज़ जो होती है वो दो काम करती है। एक वो काम करती है एडवर्ब फ्रेज़ का, अगर वो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रही है, अगर वो किसी एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रही है, या वो किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रही है, तो वो हमारे पास एडवर्ब फ्रेज़ होगी। अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करती है तो फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज़ होगी। इस एडजेक्टिव फ्रेज़ के बाद हमारे पास एक है प्रेपोजिशन, और इसी एडजेक्टिव फ्रेज़ में दूसरा हमारे पास क्या है, नाउन है। तो ये हमारे पास हो गया, इसका टाइटल हो गया। हाँ जी, तो हमने इसके टाइटल को देखा। इसके टाइटल का ये स्ट्रक्चर है जो एक नाउन फ्रेज़ का एक स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम इसके टाइटल में देखते हैं कि इसका टाइटल एक ताकत का इस्तेमाल। अब ताकत का इस्तेमाल किस सेंस से था? बेसिकली ये जो लेसन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑन द स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड। एक छोटी सी बच्ची है, उसकी कहानी के ऊपर जो है उसकी जो बीमारी है उसके बारे में इसको मेंशन किया गया कि वो बीमार थी और उसको चेकअप के लिए कैसे दिखाया गया और कैसे उसको डील किया गया। तो इट मीन कि हमें बाज़ औक़ात ऐसा भी करना पड़ता है कि किसी भी बच्चे के ऊपर हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ हिम। जहाँ उसके लिए कुछ रिवार्ड होता है, इनाम होता है, वहाँ पर उसके लिए कुछ पनिशमेंट भी होती है, सज़ा भी होती है, और उसकी रोकथाम के लिए हमें उसके ऊपर सख्ती भी करनी होती है। तो हम लेसन जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो एक बच्ची है, वो बीमार है और उसको बुखार है, और डॉक्टर को वो उसके माँ बाप जो हैं वो चेक करवाते हैं। पहली लाइन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट के बाद पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखा, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ कम डाउन एज सून एज यू कैन। अगर हम इसको लिखते हैं प्लीज़ कम डाउन एज सून एज यू कैन। सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसके आगे यहाँ पर उसने कॉमा दिया हुआ है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ हेल्पिंग बुक वालों ने लिखा हुआ है इसका यहाँ पर
इसका जो मीनिंग लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नीचे आ जाओ। इसका मीनिंग के ट्रांसलेशन में ये लिखा हुआ है, मेहरबानी करके जितनी जल्दी तुम कर सकते हो नीचे आ जाओ। तो उन्होंने ये जो ट्रांसलेशन हेल्पिंग बुक वालों ने की हुई है वो डाउन को देखकर की हुई है। अब सोचने की बात ये है कि क्या वो उसी बिल्डिंग के ऊपर रहता है और माँ या कोई भी शख्स उसको बुलाने के लिए गया है कि तुम जल्दी मेहरबानी करो नीचे आ जाओ? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम आगे लेसन पढ़ते हैं तो वो डॉक्टर उनके घर पहुंचता है चेकअप के लिए, तो वो उससे पूछती है आर यू अ डॉक्टर। अगर वो उसकी बिल्डिंग के ऊपर रहता था या वो कहीं ऊपर था तो इट मीन वो उसे जानती थी जो उसे बुलाने के लिए गई है। मे बी उसने इसको कॉल पे कहा होगा कि आप आ जाएं। ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है आ जाओ, आने के सेंस में है। हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे प्लीज कम डाउन, मेहरबानी करके आ जाओ। एज सून एज यू कैन, जितनी जल्दी तुम कर सकते हो, जितनी जल्दी तुम आ सकते हो, मेहरबानी करके आ जाओ। माई डॉटर इज वेरी सिक, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है। माई डॉटर इज वेरी सिक। अब यहां देखें, ये एक एडजेक्टिव और उससे पहले ये क्या लगा है? एडवर्ब लगा हुआ है। यानी जो हमारे पास सिंपल एडजेक्टिव होता है उस सिंपल एडजेक्टिव से पहले हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। आई वॉज मेट बाई द मदर। अब इस सेंटेंस को देखें, आई वॉज मेट बाई द मदर। अब ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर मैं इसको सेंटेंस को उसी पैसिव वॉइस की तरह ट्रांसलेट कर दूं, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं अ मैंगो इज ईटन बाय मी। अब एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। अब सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं कि ये एक आम मुझसे खाया जाता है। इसकी ट्रांसलेशन ये बनती है। अब इसी लिहाज से अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं आई वॉज मेट बाई द मदर, तो मुझे एक मां से मिलवाया गया। अब इसी सेंस में लगता है, लेकिन जिस सेंस में उसने इसको इस्तेमाल किया है उसके इस्तेमाल करने का पर्पज ये है कि इत्तफाकन उसे नहीं पता था कि उससे आगे मिलने वाला जो शख्स है वो कौन है। आई वॉज हम इसको ट्रांसलेट करेंगे आई वॉज मेट बाई द मदर, मैं एक माँ से मिला। अ बिग स्टार्लेड लुकिंग वुमेन, स्टार्लेड को अंडरलाइन करेंगे फॉर द सिनोनिम। वो एक दराज कद, बिग का मतलब यहाँ पर क्या होगा? अब जो वर्ड है हमारे पास एक लफ्ज बिग है, हम इसको पहले भी देख चुके हैं, पहले अगला थैंक यू मैम के अंदर, कि बिग का लफ्जी मायने होता है बड़ा, लेकिन यहाँ पर हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़े के सेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसको इस्तेमाल करेंगे दराज कद के हवाले से। हम बड़े के सेंस में नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो एक दराज कद नजर आने वाली, हैरान को नजर आती हुई एक माँ, वेरी क्लीन, बहुत ज़्यादा साफ सुथरी, एंड अपोलोजेटिक, और बहुत अपोलोजेटिक को हम सिनोनिम के लिए अंडरलाइन करेंगे माजरत खाना अंदाज में, हु मेयरली सेड, जिसने सिर्फ इतना कहा, इज दिस द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हो? अब देखें ये जो सेंटेंस है ये हमें इस सेंटेंस के फ्रेजल वर्ब होने के बारे में बता रहा है कि वो उसे जानती ही नहीं थी। वो दरवाजे पर आया, दूसरे दरवाजा खोला, जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने डॉक्टर खड़ा था, तो उसने सीधा डॉक्टर से क्वेश्चन किया कि आप एक डॉक्टर हैं? क्वेश्चन मार्क, एंड लेट मी इन, और उसने मुझे अंदर आने दिया। अब यहाँ पर हमें जो स्टोरी सुनाने वाला है, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है जो हमें एक स्टोरी सुना रहा है। फर्स्ट नरेटिव में लिखा हुआ ये एक लेसन है जो हमें सुनाया जा रहा है। शी एडेड, उसने मजीद कहा, यू मस्ट एक्सक्यूज अस। अब एडेड के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर, डॉक्टर आप हमें माफ कीजिएगा। वी हैव हर इन द किचन, हमने इसे बावर्ची खाने में बिठाया हुआ है, रखा हुआ है। वेयर इट इज वार्म, जहां गर्मी है। इट इज वेरी डैम हियर समटाइम्स, डैम को अंडरलाइन करेंगे, नमी, ठंडक, यहाँ बाज़ औक़ात थोड़ी सी नमी होती है। अगला पैराग्राफ जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, बच्ची ने पूरा लिबास पहना हुआ था। एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप, और वो अपने बाप की गोद में
बैठी हुई थी ऑन फादर्स लैप। अब यहां पर जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की गई है वो ऑन इस्तेमाल की गई है। अब देखें जो बाप की गोद थी वो बाप की गोद में बैठी हुई थी, तो देयर आर नो आर्म्स, उसके कोई आर्म है ही नहीं थे। अगर तो बनता वैक्यूम कोई तो हम उसके लिए इन लिखते, चूंकि कोई वैक्यूम नहीं बन रहा। जैसे हमारे पास एक चेयर होती है, उसका साइड में एक आर्म होता है, अब जब उस आर्म बनता है तो चेयर का वैक्यूम बन जाता है, उसमें कोई बैठता है तो वो वैक्यूम है, उसके लिए हम लिख सकते हैं इन। लेकिन अगर कोई चीज का आर्म नहीं है, वैक्यूम नहीं बन रहा, तो फिर हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल करते हैं। वो अपने वालिद की गोद में बैठी हुई थी, नियर द किचन टेबल, बावर्ची खाने के मेज के नजदीक। ही ट्राइड टू गेट अप, उसने खड़े होने की कोशिश की, बट आई मोशन फॉर हिम नॉट टू बोदर। मोशन को अंडरलाइन करेंगे, बोदर को भी अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, जहमत ना करना, लेकिन मैंने उसे इशारा किया कि वो जहमत ना करे। आई कुड सी, मैं देख सकती थी, दैट दे वर ऑल वेरी नर्वस, वो सारे के सारे बड़े परेशान थे। आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रेसफुली, आइंग मी वो मुझे देख रहे थे, घूर रहे थे, अप एंड डाउन ऊपर से लेकर नीचे तक, डिस्ट्रेसफुली बड़ी बेतमादी के साथ। एज ओफन इन सच केसेस, जिस तरह के ऐसे मामलात में, दे वर नॉट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, वो मुझसे उतना ज्यादा, वो मुझे उससे ज्यादा नहीं बता रहे थे, दे हैड टू जो वो रखते थे। अब यहाँ पर हम ट्रांसलेशन रखते थे कि सेंस में नहीं करेंगे, जितना वो जानते थे, जितना वो जानते थे वो मुझे उससे ज्यादा नहीं बता रहे थे। इट वॉज अप टू मी, अब ये मेरी जिम्मेदारी थी, टू टेल देम कि मैं उन्हें बताऊं, व्हाट दैट इज वाई दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी, यही वजह है कि वो मेरे ऊपर $3 खर्च कर रहे थे। इस पैराग्राफ को और इससे अगला पैराग्राफ जो हम आप पढ़ने जा रहे हैं उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे फॉर द ट्रांसलेशन पर्पस। द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टेडी आइज, बच्ची मुझे मुस्तकिल और सर्द आंखों से, खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वट एवर, और उसके चेहरे के ऊपर जो भी था कोई तासर नहीं था। शी डिड नॉट मूव, उसने हरकत ना की। एंड सीम इनवर्डली, वो और अंदरूनी तौर पर महसूस हो रही थी, क्वाइट खामोश। एंड अनयूजली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, अनयूजली गैर मामूली वो एक दिलचस्प बात थी। एंड एज स्ट्रांग, और वो ऐसे मजबूत थी, एज अ हाइफर इन अपीयरेंस, जैसे शक्लो शबाहत में एक बछड़ा होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ उसने लिखा हुआ है एज स्ट्रांग एज हाइफर, ये कंपैरिजन के लिए एज और एज का इस्तेमाल। अब जब हमने कंपैरिजन इस तरह करना होता है और हमने दो चीजों को इक्वल करना होता है, मिसाल के तौर पर ही इज एज पावरफुल एज अली। अब देखो हमने कंपैरिजन कर रहे हैं अली का ही के साथ, लेकिन ऑन द इक्वालिटी बेसिस के ऊपर, तो तब हम दोनों तरफ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एज। एज और एज का इस्तेमाल हम पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, एज और एज का इस्तेमाल हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हम नेगेटिव के लिए सो और एज का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। यानी हम इस एडजेक्टिव से पहले सो लगा देंगे जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, और उसके आगे क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे। हाँ जी, बट हर फेस वाज फ्लश्ड, फ्लश्ड को अंडरलाइन करेंगे, लेकिन उसका चेहरा लाल था। शी वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, ब्रीथ को अंडरलाइन करेंगे, वो तेजी से सांस ले रही थी। एंड आई रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, दैट शी हैड अ हाई फीवर, कि उसे तेज बुखार है। शी हैड मैग्निफिशेंट ब्लॉन्ड हेयर, मैग्निफिशेंट को अंडरलाइन करेंगे, शानदार, बेहतरीन। ब्लॉन्ड को हम अंडरलाइन करेंगे, भूरे। वेयर इन प्रोफ्यूशन, प्रोफ्यूशन को अंडरलाइन करेंगे, तादाद में ज्यादा होना, और उसके भूरे रंग के शानदार घने बाल थे। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन, उन बच्चों की तस्वीरों में से एक, ऑफन रीप्रोड्यूस्ड इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स, लीफलेट्स को अंडरलाइन करेंगे, रसाइल में, इश्तिहारबाजी वाले रसाइल में होते हैं। एंड द फोटोग्राफ सेक्शन ऑफ द संडे पेपर, और इतवार के अखबार में फोटोग्राफ वाले सेक्शन में बच्चों की तस्वीरें होती हैं। शी हैज़ हैड अ फीवर फॉर 3 days, उसे 3 दिन से बुखार था। बिगेन द फादर, उसके बाप ने कहना शुरू किया। एंड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल, यानी ये पिछले का पार्ट है। एंड वी डोंट नो, और हम नहीं जानते,
व्हाट इट कम्स फ्रॉम, ये कैसे शुरू हुआ। माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स, मेरी बीवी ने उसे चीज़ें नहीं दी, मेरी बीवी ने उसे अद्वियात दी। यू नो, जैसा तुम जानते हो, लाइक पीपल डू, जिस तरह लोग करते हैं, बट इट डज नॉट डू एनी गुड, लेकिन इससे कोई फ़ायदा ना हुआ। एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड, और यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारी बीमारी फैली हुई है। सो वी थॉट यू हैड बेटर लुक हर ओवर, बेहतर यही है कि तुम इसको देखो, एंड टेल अस व्हाट द मैटर इज, और तुम हमें बताओ कि मामला क्या है। एज डॉक्टर ऑफन डू, जैसा कि अक्सर डॉक्टर करते हैं, आई टुक अ ट्रायल चार्ट एज इट एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि जैसा डॉक्टर करते हैं, मैंने मुआयने के लिए उससे सवाल पूछा। हैज़ शी हैड अ सॉर थ्रोट, क्या उसका गला दुखता है। बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मी टुगेदर, बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मी टुगेदर, माँ और बाप दोनों ने मुझे इकट्ठे जवाब दिया नो। आगे एलिप्सिस लगा हुआ है, नो नहीं। शी सेज हर थ्रोट डजंट हर्ट हर, वो कहती है कि उसका गला नहीं दुखता। डज योर थ्रोट हर्ट यू, ये जो लाइन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हम इसको अंडरलाइन करेंगे फॉर पंक्चुएशन। डज योर थ्रोट हर्ट यू, क्या तुम्हारा गला दुखता है। एडेड द मदर टू द चाइल्ड, माँ ने बच्चे से मजीद कहा, बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज, लेकिन छोटी लड़की के तासरात बिल्कुल ना बदले। नॉर डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस, और ना ही उसने मेरे चेहरे से अपनी नज़रों को हटाया। हैव यू लुक्ड, क्या तुमने देखा है। आई ट्राइड टू, मैंने कोशिश की। सेड द मदर, माँ ने कहा, बट आई कुडंट सी, लेकिन मैं देख ना पाई। एज इट हैपन्स, जैसा कि अक्सर होता है, वी हैड बीन हैविंग अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिफ्थेरिया, के डिफ्थेरिया के बहुत सारे मामलात इन द स्कूल में टू विच दिस चाइल्ड वेंट, जिसमें ये बच्ची जाती थी, ड्यूरिंग दैट मंथ, उस महीने में थे। एंड वी वर ऑल क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ दैट, और हम सारे के सारे इसके बारे में सोच रहे थे। दाउ नो वन हैड येट स्पोकन ऑफ द थिंग, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में बात ना की थी। वेल आई सेड, सपोज, फर्ज करो, वी देखते हैं, वी टेक अ लुक एट द थ्रोट फर्स्ट, हम सबसे पहले गले का मुआयना करते हैं। आई स्माइल्ड इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर, इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर, इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर। अब यहाँ जो समझने वाली चीज़ है वो हमारी वंस अगेन सुपरलेटिव डिग्री है, ये वाली जो सुपरलेटिव डिग्री उसने इस्तेमाल की हुई है, लेकिन उससे पहले दी का इस्तेमाल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगा हुआ है, पोजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है, और जब हम पोजेसिव प्रोनाउन सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगा लेते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का इस्तेमाल नहीं करते। एंड आस्किंग फॉर द चाइल्ड्स फर्स्ट नेम, और मैंने बच्चे का इब्तदाई नाम पूछा है। आई सेड, मैंने कहा, कम ऑन मेथेल्डा, आओ मेथेल्डा, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, एंड लेट अस टेक अ लुक एट योर थ्रोट, और मुझे अपने गले का मुआयना करो। नथिंग डूइंग, कोई हरकत ना हुई। बच्चों, ये आज अमन में अपना पहला पेज पढ़ लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दूसरे पेज के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।